मास्क उतारो जी में आप सबका स्वागत है। जी हाँ, नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, जब भी आप मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे। आज हमारे साथ हैं जहाक तनवीर। जी हाँ, ही इज अ फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ मिली क्रॉनिकल मीडिया यूनाइटेड किंगडम एंड ही स्टडीड काउंटर टेररिज्म। यस, जहाक has studied counter terrorism from University of Leiden, Netherlands and Georgetown University, Washington। इनको कुछ भी सही बोलने के लिए डर नहीं लगता है। वो देर आर नो शेड्स ऑफ ग्रे। कोई व्हाइट एंड ब्लैक, आई थिंक उल्टा बोल गई मैं। व्हाइट एंड ब्लैक नहीं, नो शेड्स ऑफ ग्रे इन हिज whatever he says. So today we are going to talk about Mohammed bin Salman ji, and we are going to talk about Saudi Arabia. Namaskar, Zahak। बहुत बहुत शुक्रिया पायल जी, आपने आपके शो पे मुझे इनवाइट किया है। और जैसे आपने कहा है कि कुछ भी बोलने के लिए हमको डर नहीं लगता, मगर इसका हमने कॉस्ट बड़ा भारी जो है बेर किया है। जी हाँ, मैं आपसे पूछना चाहती थी, व्हाई वर यू अरेस्टेड इन सऊदी? देखिए, सऊदी अरब से हमें काफ़ी मोहब्बत है क्योंकि इंडिया का बहुत स्ट्रांग एलाई है। और मोदी जी को क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था कि वो हमारे बड़े भाई जैसे हैं। तो ये चीज़ हमको भी पता नहीं थी कि सऊदी अरब के अंदर आप पाकिस्तान को टारगेट नहीं कर सकते, बिकॉज़ पाकिस्तान की और सऊदी अरब की पुराने रिलेशंस रहे हैं। अफगान जिहाद, आपको याद होगा कि मुजाहिदीन को इन्होंने हेल्प की थी, नॉट तालिबान। यूएस और सऊदी और पाकिस्तान ने, तो पाकिस्तान की लॉबी काफ़ी स्ट्रांग है सऊदी अरब के अंदर। और मैंने जब देखा कि वहाँ पे जो जजेस हैं उनकी वाइफ्स पाकिस्तानीज हैं और वहाँ के ट्रांसलेटर्स पाकिस्तानी हैं, तो वहाँ पर रिश्तेदारियाँ हैं सऊदीज़ की पाकिस्तानियों के साथ, तो दे हैव ए स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। और इंडिया का यूएई के साथ काफ़ी अच्छा कनेक्शन रहा है कंपेयर टू सऊदी। अब पिछले 6-7 साल में, 2017 से जब से क्राउन प्रिंस बने हैं, तब से इंडिया के प्रति जो है काफ़ी पैराडाइम शिफ्ट आया है और काफ़ी क्लोज हुआ है। और यूं कहूँ कि इंडिया मोदी से पहले, प्री मोदी जो एपिसोड रहा है इंडिया इंडिया का, ये इंडिया ईरान से काफ़ी क्लोज रहा है, नॉट सऊदी अरेबिया। ये तो प्राइम मिनिस्टर मोदी आने के बाद इन्होंने कहा कि हमको अरब्स के साथ स्ट्रांग रिलेशन बनाना चाहिए, तो इनकी फॉरेन पॉलिसी में अब जाकर चेंज आया है। तो ऑब्वियसली ये 10 साल 15 साल में चेंज होने वाली चीज़ नहीं है। जी। तो आई felt victim to the Pakistan lobby in Saudi. And you were jailed for it. Yeah, So did I fell victim to that. did Indian government help you come out of jail? Yes, yes, it did. इंडियन एम्बेसी ने काफ़ी हेल्प की। और इंडियन एम्बेसी के 2 एम्प्लॉयज़ को उन्होंने स्पेशल रख दिया था, और मुझसे वो लोग आके मिलते थे जेल में। अरे और वाह। जबकि जेल में कोई आता ही नहीं था, तो वहाँ पर लोग कहते थे कि यार आपकी एम्बेसी तो काफ़ी अच्छी है, अंदर जेल में आके मुलाकात करते हैं लोग। तो आके मिलते थे, काफ़ी मोरल सपोर्ट करते थे, मेरी फैमिली से भी मिलते थे, मेरे पेरेंट्स भी उस टाइम पे सऊदी में थे, तो उनसे भी मिलते थे, उनको भी सपोर्ट करते थे। मोदी है तो तो मुमकिन इंडियन है। एम्बेसी, हाँ हाँ, तो इंडियन एम्बेसी डिड इट्स बेस्ट, उन्होंने जितना बेस्ट करना था उन्होंने किया। जी। बट उनके भी कुछ लिमिटेशंस हैं, एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट। But you were not tortured or anything in the jail, huh? नो वे, नो वे, नो वे। उन्होंने काफ़ी मुझे अच्छा, मेरे साथ उन्होंने बिहेव किया, ना कभी उन्होंने मुझे गाली दी, ना कभी उन्होंने मारा। और इनफैक्ट जब पहले दिन उन्होंने मुझे पकड़ा था December 18 को, तो उस टाइम पे अमानत दौला जिसको कहते हैं, द स्टेट सिक्योरिटी, उसका हेड चीफ आया था। उसने बकायदा मुझसे कहा कि मोहम्मद अंता मिस्कीन, उसने कहा कि यार आप तो एक खामा खा के फंस गए हो, बिकॉज आईएसआई ने कंप्लेन की थी, तो उनको उस पर एक्ट करना था। तो उसने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, उसने कहा कि भाई आप जिसको इन्फॉर्म कर सकते हो करो, अपनी एम्बेसी को इन्फॉर्म करो, अपने पेरेंट्स को, अपनी वाइफ को इन्फॉर्म करो, और आपका फ़ोन इन्वेस्टिगेशन में जाने वाला है तो मेक श्योर कि आपके फ़ोन में ऐसा वैसा कोई कॉन्फ्लिक्टिंग Oh wow। चीज़ ना हो। तो या ही डिड इज़ बेस्ट। तो मैं यही कहूँगा कि उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव किया। इनफैक्ट जो सऊदीज़ भी मेरे साथ रहे हैं, ए लॉट ऑफ सऊदी इन्फ्लुएंसर्स जो रहे हैं, उन्होंने लेटर्स दिए हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को उन्होंने लेटर्स तक दिए हैं कि मेरे कैरेक्टर के बारे में, कि ही डिड हिज बेस्ट टू बिल्ड सऊदी इंडिया रिलेशनशिप। उन्होंने काफ़ी मेरे पॉजिटिव चीज़ें हाईलाइट की। और मेरे जो सऊदी पड़ोसी भी रहे हैं, उन्होंने भी काफ़ी हेल्प की मेरी, यानी फैमिली को उन्होंने सपोर्ट किया, ग्रॉसरी से लेके हर चीज़।
तो मैं तो ये कहूँगा कि सऊदीस अच्छे लोग हैं, उन्होंने हमारे साथ अच्छा किया है। और उनके जहन में एक ही इमेज हमारे बारे में, इंडियंस के बारे में, कि इंडियंस पढ़े लिखे होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं। काफ़ी सऊदीस कहते थे ये बात। इन कॉन्ट्रास्ट टू द इमेज ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का इमेज अलग है सऊदीस के बीच में। इवन बिकॉज मोस्ट ऑफ द बांग्लादेशीज का। पाकिस्तानीज, या इवन बांग्लादेशीज, बिकॉज इन द जेल, जेल में भी मैंने देखा कि पाकिस्तानीज भी जो रहे हैं, मोस्टली ये लोग ड्रग्स के केस में आते हैं। तो सऊदीज डोंट लाइक देम, बिकॉज उनकी जिंदगियां, उनके जनरेशन्स को ये लोग तबाह कर रहे हैं पाकिस्तानीज। और बांग्लादेशीज प्रोस्टिट्यूशन का ज़्यादा बिजनेस करते हैं वहाँ पर। तो और हाँ, तो ये उनको पता है, बट बिकॉज उनके रिलेशंस वगैरह हैं, तो दे हैव टू मेंटेन दैट। अच्छा, हम पहले बात करते हैं सऊदी पहले क्या था, और जब एमबीएस आए हैं तो क्या लिबरलाइजेशन की तरफ क्या चेंज आया है, पहले क्या था? देखिए पायल जी, सऊदी अरब के तकरीबन 3-4 स्टेजेस हुए हैं अभी तक। पहला स्टेज जो रहा है वो रिलीजियस नेशनलिज्म का स्टेज था, जो किंग अब्दुल अजीज बिन अब्दुलरहमान अल सऊद ने किया था। 1923 में इन्होंने सऊदी अरब को फॉर्म किया है। तो सऊदी अरब में बेसिकली अलग अलग ट्राइब्स हुआ करते थे, जहरानी ट्राइब, कातानी ट्राइब, नादी ट्राइब, अलग अलग ट्राइब्स होते थे। तो किंग अब्दुल अजीज बिन अब्दुलरहमान ने क्या किया, सब ट्राइब्स को उन्होंने यूनिफाई किया, और फिर उन्होंने कहा कि भाई हम एक किंगडम बनाते हैं। तो हर ट्राइब से एक बंदा रिप्रेजेंट करेगा, आर्मी में, इंटेलिजेंस में, पुलिस में, हर जगह रहेगा। सो उन्होंने एक अलायंस बनाया, उन्होंने एलिजेंस दिया किंग अब्दुल अजीज को। फिर उन्होंने सऊदी अरब बनाया, ठीक है, रिलीजियस नेशनलिज्म पे सऊदी अरब बना। देन 1970s में क्या हुआ कि उस टाइम, नहीं, 40s 50s में, ये जो इसराइल और फ़लस्तीन का इशू चल रहा था, तो उस टाइम पे जमाल नासिर जो इजिप्ट के थे, इन्होंने पैन अरबिज्म का कॉन्सेप्ट शुरू किया था कि सारे अरब कंट्रीज मिलके हम जो है फ़लस्तीन को लिबरेट करेंगे। तो उस टाइम पे सऊदी का सेकंड फेज आया, और सऊदी ये फेज में कहाँ गया, अरबिज्म के कॉन्सेप्ट में चला गया। वो इट मूव्ड आउट ऑफ रिलीजियस नेशनलिज्म, इट वेंट इनटू अरबिज्म, ठीक है, कि सब अरब कंट्रीज मिल के हम लड़ेंगे, ऐसा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि सहवा मूवमेंट शुरू हुआ 1979 में, ईरानियन रेवोल्यूशन आया। तो मोस्ट ऑफ द मुस्लिम्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द ईरानियन रेवोल्यूशन। उनको लग रहा था कि इस्लाम अगर होना चाहिए तो ऐसे होना चाहिए, स्ट्रिक्ट वर्जन। और 1979 से पहले सऊदी अरब में औरतें गाड़ी चलाती थी। ऐसी फोटोज भी मौजूद हैं जो अमेरिकन औरतें खोबर में, दम्माम में, वो लोग विदाउट अबाया घूम रही हैं। और मैं ये कहूँगा कि भाई अबाया अपना चॉइस है, जिसको पहनना है पहने, ना पहने, मगर आप उसको इम्पोज नहीं कर सकते। तो उस टाइम पे ऐसा था कि औरतें विदाउट अबाया भी ड्राइविंग करती थी, कोका कोला, पेप्सी, थिएटर्स चलती थी उस टाइम पे, म्यूजिक वगैरह सब चलता था सऊदी अरब में 1979 से पहले। 79 के बाद चूंकि ईरानी रिवोल्यूशन से लोग इन्फ्लुएंस हो गए थे, उनको लग रहा था कि सऊदी इस्लाम का होम होने के बावजूद भी वो इस्लाम से दूर है, और ईरान वो करीब हो रहा है, तो लोग उधर ज़्यादा टिल्ट हो रहे थे। तो सऊदीज को लगा कि नहीं नहीं, हमको फिर अपना इमेज करेक्शन करना चाहिए। तो उस टाइम पे उन्होंने साहवा मूवमेंट शुरू किया। तो मुस्लिम ब्रदरहुड जो है, इख्वान अल मुस्लिमीन, इन्होंने काफ़ी स्ट्रेंथ वहाँ पे गेन की। साहवा मूवमेंट, सलमान अल औदा करके थे, सफ़र हवाली करके थे। नाउ दिस पीपल आर इन जेल, ये लोग अभी फिलहाल तो जेल में हैं, हम्म। क्योंकि ये लोग एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ हो गए थे बाद में। इन्होंने कू भी और किया ये था ना लोग, इन्होंने। हाँ, इन्होंने कियोस भी क्रिएट करने की कोशिश की, वहाँ के किंग को हटाने की कोशिश की, और डेमोक्रेसी के नाम पे ये लोग, इन लोगों ने काफ़ी कियोस वहाँ पे क्रिएट किया था। तो पहले ये लोग जो है एक सोशल वर्कर के रूप में उठे वहाँ पे, और इन्होंने सहवा मूवमेंट शुरू किया। तो सऊदी गवर्नमेंट ने भी उनको सपोर्ट किया था, ताकि वो ईरानियन जो इन्फ्लुएंस था उसको वो लोग मैनेज कर रहे थे। जी। देन अभी जो स्टेज है सऊदी अरब का, वो बैक टू नेशनलिज्म है। मगर अभी का जो स्टेज है, फोर्थ स्टेज, ये बैक टू नेशनलिज्म, प्योर नेशनल, सॉरी, रिलीजियस नेशनलिज्म नहीं है, बल्कि प्योर नेशनलिज्म है। जिसमें सऊदीज कहते हैं कि सऊदी अरब पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। वो लोकल प्रोडक्शन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। वो लोग आर्ट को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, अच्छा। ठीक है, एक्टिंग, थिएटर्स। एक टाइम ऐसा हुआ करता था कि कोई अगर प्राइवेट थिएटर में एक्टिंग भी अगर करता था, तो वहाँ पे मुतव्वा जो होते थे, मुतव्वा दाढ़ी वाले, जो एक रिलीजियस पुलिस जो होती थी, वो अंदर घुसते थे, लोगों को मारते थे। औरतें अगर अबाया में ना नजर आती तो उनको लकड़ी से, छड़ी से मारा जाता था। और इनफैक्ट 2013-14 में जब मैं सऊदी में ही था, उस टाइम पर अगर कोई आदमी फैमिली की लाइन में अगर ठहरा है, और उसकी वाइफ और उसका बच्चा साथ में नहीं है, तो उस आदमी को भी मारा जाता था। तो बहुत स्ट्रिक्ट लॉज थे, बहुत खतरनाक सिस्टम था। एक टाइम ऐसा था कि रिलीजियस पुलिस के पास गन्स भी होते थे, वेपन्स भी हम्म। होते थे। अभी सब उन्होंने चेंज कर दिया है। अच्छा, मैंने सुना है, जैसे मेरे कोई फ्रेंड्स थे, देवर
working, my friend's husband was working in Jeddah. So they were saying कि अगर हम लोग बालकनी में बिना अबाया पहने कपड़े सुखाने चले जाते थे, यहाँ खड़े होते थे, तो नीचे से जो मॉरल पुलिस होती थी वो ऐसे कुछ वो लोग इशारा करते थे कि अंदर जाओ, मतलब यू विदाउट अबाया। इज इट ट्रू? हाँ ऐसा हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही है। और जिद्दा में एक केस तो ऐसा हुआ था कि लड़कियों के स्कूल में आग लग गई थी। लड़कियों के स्कूल में आग लग गई थी, तो लोग बचाने के लिए गए। लड़कियां अंदर फंसी हैं, और जो सिक्योरिटी गार्ड था वो अलाउ नहीं कर रहा था उनको, कह रहा था नहीं नहीं नहीं, लड़कियां हैं, अंदर नहीं जा सकते। आग ओहो। लगी है अंदर। तो इतना बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव सोसाइटी थी। बट ओवर द टाइम इन्होंने चेंज किया, क्योंकि हो क्या रहा था कि दूसरी जो अरब कंट्रीज हैं ये चेंज हो गई। दुबई आगे निकल गया, हाँ। और कतर भी आगे निकल गया, बहरीन आगे निकल गया, ओमान आगे निकल गया। तो लोगों को भी ऐसा लग रहा था, सऊदीज को भी, कि भाई सब आगे जा रहे हैं तो फिर हम, मतलब हम क्या ठेकेदार हैं पूरी दुनिया के, कि हम जो है न ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, लड़कियां गाड़ी नहीं चला सकती। दूसरी कंट्री की लड़कियां जो स्पेस में जा रही हैं, और आप बोल रहे हो कि गाड़ी नहीं चला सकते। इज इट समथिंग टू और डू विथ पेट्रोल ऑल्सो, कि इनके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भी खत्म होंगे तो इनको एक दूसरी चीज तो इन्वेस्टमेंट? नहीं, एक चीज तो वो है, मगर दूसरी बात ये भी है कि 60% ऑफ सऊदी पॉपुलेशन वो यूथ है, और यूथ का माइंडसेट अलग है। तो ये सऊदी जो रूलिंग फैमिली है ये बहुत शातिर है, यानी कि श्रूड है। ये लोग क्या करते हैं कि बेस्ड ऑन द सिचुएशन, बेस्ड ऑन द पब्लिक, ये देखते हैं कि भाई ज़्यादा परसेंटेज किसका है, तो उस हिसाब से ये लोग जो है अपने पॉलिटिकल व्यूज़ को चेंज करते हैं। मैं आपको एक थंबरुल बताता हूँ। ईरान की जो पॉपुलेशन है वो लिबरल है, मगर ईरान की जो रूलिंग, जो पॉलिटिकल, क्या कह सकते हैं, जो रूलिंग रूलिंग सिस्टम है वहाँ का, वो अल्ट्रा कंजर्वेटिव है। हाँ, रेडिकलाइज्ड। सऊदी अरब में उल्टा है। सऊदी अरब में जो रूलिंग फैमिली है ये लोग लिबरल माइंडसेट के हैं, और जो पॉपुलेशन है ये कंजर्वेटिव था, अभी भी कंजर्वेटिव है। ऐसा नहीं है कि ये लोग सारे अबाया इन्होंने उतार दिए हैं, ऐसा नहीं है। लड़कियां अबाया पहन रही हैं, मगर अब लड़कियां हर हर जगह वो आगे है। अभी मेरे केस में ही बताता हूँ। मेरा जो लीगल केस लड़ा है, सऊदी लड़की ने लड़ा है, अच्छा। लॉयर ने। और मैं ऐसी कई सऊदी लड़कियों को जानता हूँ जो लॉयर्स हैं, और अभी फिलहाल सऊदी लीगल सिस्टम में सब लड़कियां बैठी हैं, और लड़कों से अच्छा काम कर रही हैं। भागना वाह। दौड़ना, जेलर के पास जाना, कोर्ट जाना, ये वो सब जो है लड़कियां बहुत कर रही हैं। तो अब उन्होंने कहा कि अच्छा भैया, आपको कंजर्वेटिव रहना है, रहिए। आप अबाया पहनना चाहती हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। आप स्कूल तो जाइए, कॉलेज तो जाइए, आगे हाँ। तो बढ़िए, ठीक है, एटलीस्ट आप कुछ तो करिए आप। तो चेंजेस चेंजेस बहुत आए, ड्रास्टिक चेंजेस आ गए। अब चेंजेस तो अफगानिस्तान में भी आए थे, आपको याद होगा। अफगानिस्तान में भी चेंजेस आए थे, बट वहाँ की पॉपुलेशन ने रेबल किया था। हाँ, जो वहीं से तो सब ये अफगान जिहाद शुरू हुआ था। मगर सऊदी अरब में भी चेंजेस आई हैं, मगर पॉपुलेशन रेबल नहीं कर रही है। इसका मतलब ये है कि पॉपुलेशन खुद चाहती है कि चेंजेस वहाँ पर चाहिए था उनको। पर आप जहाक मुझे एक बात बताओ, क्या मिडिल ईस्ट विल एक्सेप्ट दिस, कि जो इस्लाम का मेन जो एक सिंबल है वो सऊदी अरेबिया है, मक्का मदीना वहां पे है, तो क्या मिडिल ईस्ट एक्सेप्ट करेगा कि सऊदी बदल जाए? पहले तो ऐसा था, मैंने देखा है जॉर्डेनियंस। अब देखिए, जो इस्लामिस्ट माइंडसेट के जो लोग हैं, जॉर्डेनियंस हैं इसमें ज़्यादातर, इजिप्शियंस हैं, सूडानीस हैं, नाइजीरियंस हैं, केनियंस हैं, यमनी हैं, पाकिस्तानी, अफगानी, ये ज़्यादातर यहाँ पे इस्लामिस्ट माइंडसेट के लोग मिलते हैं। तो ये लोगों को ये हजम नहीं हो रहा है कि सऊदी अरब में इतनी सब चेंजेस आ रही हैं। मगर इनके भी डबल स्टैंडर्ड्स हैं, इनकी भी मुनाफिकत बोल दीजिए, या फिर आप इनकी हिपोक्रेसी बोलिए आप, ये लोगों की, इस्लामिस्ट की। ये रहते हैं अमेरिका में, इनके बच्चे पढ़ते हैं अमेरिका में। जी। ये सारा कुछ अपना जो है अमेरिका से चलाते हैं, यूके से चलाते हैं, फ्रांस से चलाते हैं, कनाडा से चलाते हैं। सऊदी में चेंज आता है तो इनको तकलीफ होती है। हाँ। तो सऊदी ने भी ये मैसेज क्लियर रख दिया है लोगों के सामने कि भाई सऊदी इज़ फॉर दी सऊदीज, हम जो चाहें वो हमारी मर्जी है। अब रही बात मक्का मदीना की, तो काफ़ी टाइम से एक लॉबी चल रही है कि मक्का और मदीना को इंटरनेशनल जोन बना दिया जाए, हम्म। जहाँ पर सारे मुस्लिम कंट्रीज मिलके इसको मैनेज करेंगे। यानी एक साल हज सऊदी मैनेज करेगा, तो दूसरी साल कोई और कंट्री। मगर सऊदी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ऑब्वियसली उसके भी कुछ रीजंस हैं, क्योंकि लोग बट फिर अपनी टर्की और मनमानी पाकिस्तान ने करेंगे। तो कोशिश करी थी ना, टू शिफ्ट द। टर्की है इसमें, पाकिस्तान, ईरान, खतर,
इन लोगों ने काफ़ी कोशिश की है, बट सऊदी विल नॉट लेट इट हैपन। तो ये सऊदी होने नहीं देता है। और इस बार आप देखिए एक चीज़, पहले ऐसा होता था कि कोई भी डिसीजन अगर लेना होता था किसी भी अरब कंट्री को, तो सब अरब कंट्रीज मिल के वो डिसीजन को लेते थे। पहले ऐसा होता था कि इसराइल और अरब का कोई इशू चल रहा है तो सारे कंट्रीज मिलके इसराइल को बायकॉट करते थे या वेस्ट को बायकॉट करते थे। मगर अभी हर कंट्री अपना अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन ले रहा है। यूएई ने इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन किया है। इतना सब कुछ होने के बाद भी यूएई इसराइल की डिफेंस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर रहा है, मगर सऊदी कुछ नहीं बोल रहा है। सऊदी अपना अपना नेशनल इंटरेस्ट पे फोकस कर रहा है, यूएई अपना नेशनल इंटरेस्ट पे फोकस कर रहा है, बहरीन अपना नेशनल इंटरेस्ट पे फोकस कर रहा है। तो मिडिल ईस्ट अभी चेंज हो गया है। तो अगर सऊदी अरब के अंदर चेंजेस आ रहे हैं तो इट्स नन ऑफ एनीवन्स बिजनेस। पर जहाक, मैंने एक और चीज कहीं पढ़ रही थी, मैं किताब पढ़ी थी लॉन्ग टाइम बैक, 2-3 साल हो गए मेरे को, मैं पढ़ रही थी। उसमें लिखा था दैट इन स्पाइट ऑफ दिस एनिमिटी बिटवीन द अरब वर्ल्ड एंड द इजरायलीज, दे सेड कि चुपके चुपके तो प्लेन्स लैंड करते थे इसराइल के सऊदी में या यूएई में। स्टिल वो एक वो था, मतलब पर अंडर कवर था, पर रिलेशन था, पर दिखाते थे अरब वर्ल्ड सब एक दूसरे को कि इसराइल से रिलेशन नहीं है, पर एक था। इज इट ट्रू? ट्रम्प के आने से पहले? अभी भी ट्रम्प के आने से पहले भी था और अभी भी है। ये थर्ड कंट्रीज में मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि। और मैं तो ये कहूँगा कि ये सऊदी पर अरब ने प्लेन तो लैंड करे हैं, इसराइल के प्लेन्स लैंड हाँ, करे हैं सऊदी में, इज इट ट्रू? लैंड करें या फिर इनका आना जाना, इंटेलिजेंस शेयरिंग, एक कॉमन एनिमी अच्छा। इनका रहा है ईरान। कॉमन एनिमी रहा है ईरान, बिकॉज ईरान ये इसराइल का डिस्ट्रक्शन भी चाहता है और ये सऊदी अरब से मक्का और मदीना भी लेना चाहता है। ईरान का एम्बिशन है। तो कॉमन इनका एनिमी रहा है बिकॉज ऑफ द मुस्लिम सेंटिमेंट्स वर्ल्ड वाइड। मुसलमानों का एक कॉमन सेंटिमेंट है फ़लस्तीन को लेकर और इसराइल को लेकर, गाज़ा को लेकर। तो इसलिए जो है सऊदी अरब नॉर्मलाइजेशन नहीं कर रहा है। इनफैक्ट सऊदी अरब ने 1970s से ही इसने प्रपोजल्स दिए हैं, अरब पीस इनिशिएटिव इन्होंने दिया है। और इनको मोहम्मद बिन सलमान से जो अटलांटिक में इंटरव्यू हुआ था उसमें मोहम्मद बिन सलमान ने क्लियर कट बोला है कि वी हैव नो प्रॉब्लम विद इसराइल, हमको इसराइल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम रिकग्नाइज करना चाहते हैं इसराइल को और इसराइल के पास टेक्नोलॉजी है, वी वांट टू टेक दैट और ये सब। आप जो बता रहे हैं कि वो चुपके चुपके जो हो रहा है वो अमेरिकन ब्रांड पे होता है, यानी कि प्रोडक्ट इसराइली होता है, अमेरिकन के नाम पे वो ये लोग खरीदते हैं, सब कुछ चलता है। और थर्ड कंट्रीज से ये लोग लेते हैं। और सऊदीज को भी पता है कि इसराइल के पास टेक्नोलॉजी है, इसराइल के पास एक एक सब लेवरेज है कुछ ही है, इसराइल के इसराइल के पास। पास सब कुछ ही है। हाँ, बिल्कुल। और सऊदी अरब को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट सऊदी अरब ने जो टू स्टेट सॉल्यूशन दिया है जिसमें वो इसराइल को भी रिकग्नाइज करता है। और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी भी यही है। इंडिया आज भी उसी फॉरेन पॉलिसी पे खड़ा है कि टू स्टेट सॉल्यूशन, वो इसराइल को और फलस्तीन को दोनों को भी रिकग्नाइज करता है। मगर प्रॉब्लम ये हमारे पास जो अभी देखिए 2 दिन पहले क्या हुआ, मैंने फ्लैग्स लगाए, कोई पोस्ट नहीं किया मैंने फेसबुक पे, सिर्फ मैंने अमेरिका, इंडिया और फलस्तीन, इसराइल के मैंने सिर्फ फ्लैग्स लगाए। लोगों को गुस्सा आ गया, लोग ट्रोलिंग करना शुरू कर दिए, गालियां देना शुरू कर दिए मुझे, वेले गंदी लोग, गंदी हाँ। गालियां दे रहे हैं। कि क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ इसराइल का फ्लैग लगाया है, बस इसलिए लोग मुझे गालियां दे रहे हैं। अब मैं ये कहता हूँ कि मैंने गलत क्या बोला है? मैंने गलत क्या बोला भाई? खुद अरब कंट्रीज का ये नैरेटिव है कि टू स्टेट सॉल्यूशन जिसमें इसराइल भी है और फलस्तीन भी है, और मैंने 2 फ्लैग लगाए हैं और आपको गुस्सा आ रहा है। तो बेसिकली प्रॉब्लम जो है ना लोगों का ये है कि अगर आप ढंग से जाएंगे तो आपके सॉल्यूशन निकल सकते हैं। मगर लोगों के अंदर एग्रेशन है, एटीट्यूड है जहां और देयर लॉट जिद ऑफ है। मनी आल्सो इन्वॉल्व इन इट। क्योंकि अगर ये सारे मुद्दे खत्म हो जाते हैं, जैसे सुबुई ने भी एक बहुत अच्छी बात करी कि इंडिया में अगर ये मौलाना और मौलवी दंगे नहीं कराएंगे, हाँ, ये लोग दंगे नहीं कराएंगे, तो ये लोग फोटोज कैसे भेजेंगे बाहर मुस्लिम कंट्रीज को और पैसे कैसे मंगवाएंगे? तो ये ऐसे ही अगर गाजा का भी और ये पैलेस्टीन का ये चलता रहा, तो देयर आर पीपल हु आर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट आल्सो ना। देखिए पायल जी, गाजा इज एक्चुअली एन इंडस्ट्री, मैं आपको बताऊं। और ये बात मैंने तकरीबन 2017-18 में भी मैंने पोस्ट की थी। आप एक एक पैटर्न गौर करिए, अभी तो बंद हो गया है पैटर्न, पहले एक कॉमन पैटर्न था। क्या होता था कि रमज़ान जैसे शुरू होता था, 10th रमज़ान के बाद 15 रमज़ान को जो है हमास क्या करता था कि इसराइल के ऊपर अटैक करता था, कोई हाँ, भी वो रॉकेट पेटेंट था ये मारता तो, था। हाँ, दिस वाज द और आपको नॉलेज। आपको मालूम है कि इसराइल के पास हथियार है और कटिंग एज टेक्नोलॉजी उसके पास है। और आपको ये भी मालूम है, एग्जाम्पल, मुझे मालूम है कि अगर मैं बाहर रोड पे जाऊं और मैं पुलिस की गाड़ी के ऊपर पत्थर मारूं तो क्या होगा, मुझे मालूम है।
और मैं सेम टाइम पर जाकर आप इसराइल को आप रॉकेट मार रहे हैं, और फिर आप मस्जिद अल अक्सा के अंदर जाके बैठ रहे हैं, और फिर इसराइल वहां पे आ रहा है, इसराइल डिफेंस फोर्सेस, और फिर वो लोग पकड़ने के लिए वहां पर वो एम्बिश करते हैं, और फिर वो वीडियोस को, फोटोज को पूरी दुनिया में घुमाया जाता है। सो टिपिकल है। 15 रमजान से लेके 20-21 रमजान तक ये हर साल होता था, हर साल होता था। फिर उनको पैसे मिलते तो थे। पैसे मिलते थे, और फिर पूरी दुनिया से अच्छा पैसा कहाँ जा रहा है हम बचपन से सुन रहे हैं, गाजा गाजा, वेस्ट बैंक, फलस्तीन फलस्तीन, अक्सा अक्सा, बचपन से सुन रहे हैं। पैसा कहाँ जा रहा है किसी को नहीं पता, कौन से खाते में पैसा जा रहा है किसी को नहीं पता। अच्छा, ये हमास के जो लीडर्स हैं इनके बच्चे कतर में हैं, इनके बड़े बड़े विल्लास हैं, हाँ। इनके बच्चे वेल सेटल्ड हैं, लग्जूरियस फ्लाइट्स पे लोग घूमते फिरते हैं, सब ठीक है। अब वो गाजा मर कौन रहा है, गाजा में आम आदमी मर रहा है। तो ये बेसिकली एक इंडस्ट्री है, और जैसे मैं कश्मीर में कहिए होता था। जहाज, इंडिया में देख लो, दलित के नाम के जितने लीडर बने, हाँ, जो पीछे के लोग हैं, हाँ, पिछड़े लोग हैं, उनके जितने लीडर हैं, उनकी हालत, उनके हालात देखो और दलितों का हालात देखो। आप यादव्स को देख लो, इतने गरीब हैं, पर जो यादव के लीडर हैं वो इतने पैसे वाले हैं। आप ओबीसी के लीडर्स देख लो, इतना पैसा इनके पास, इनके बच्चे अब्रॉड पढ़ रहे हैं, कपड़े देखो इनके, सब देखो, महल देखो इनके यहाँ, इतने सारे करप्शन चार्जेस हैं इनके पास, सब है। पर इनके जो, जिनको ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो सब रोटी के लाले, रोटी दाल के लाले पड़े हैं। ये एक सिस्टम ये बनाया लोग क्या हुआ क्या है, हाँ ये लोग का क्या है कि ये लोग मर्सिडीज में आएंगे, है। आकर जो है ये गरीब के साथ प्रोटेस्ट करेंगे, इनका ये मसला है। हाँ। यहाँ तो ये अपनी हेलीकॉप्टर में घर आते हैं भैया, यहाँ तो हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर में में आते आते हैं। हैं हाँ, और उतरते हैं, और बड़े स्टाइल से ऐसे करके उतरते हैं, और फिर जाके बोलते हैं दलित के साथ अत्याचार हो रहा है, दलित पर अत्याचार हो रहा है। मुझे मतलब, और जो मरता कौन है, इनोसेंट दलित मरता है, और उनके उसके ऊपर ये लोग पॉलिटिक्स करते हैं। अच्छा जहाक, मुझे एक और बात बताओ, ये रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन कैसे कोप कर रही है इस चेंज को लेके? कहाँ की, सऊदी अरब की रिलीजियस जी जी ऑर्गेनाइजेशंस? जी जी, हाँ, वो कैसे कोप अप करिए? ये आर दे रिबेलिंग, आर हम्म, दे मतलब डिसलाइकिंग द होल थिंग, एंड आर दे प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट इट, और यहाँ अंदर अंदर नो नो सिमर नो, कर रहा है, और मैं इसके अगेंस्ट कुछ कुछ प्लॉटिंग हो रही है, क्या हो रहा है? मैं आपको इसकी हल्की सी हिस्ट्री बताता हूँ कि सबसे पहले क्या हुआ था। जो मोहम्मद बिन सऊद थे, यानी कि जो किंग अब्दुल अजीज़ हैं उनके दादा, जो फर्स्ट सऊदी स्टेट जिन्होंने बनाया था, ये जो अब्दुल अजीज़ हैं, किंग अब्दुल अजीज़ जो किंग सलमान के फादर हैं, हम्म। इन्होंने थर्ड सऊदी स्टेट बनाया है, ठीक है। तो जब फर्स्ट सऊदी स्टेट बना था तो उस टाइम पे उनका कोलैबोरेशन हुआ था मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब से, जो कि एक स्कॉलर थे। तो उस टाइम पे जब इनका कोलैबोरेशन हुआ था तो इन्होंने कहा था कि भाई रिलीजियस अफेयर्स आप देखेंगे और जो पॉलिटिकल अफेयर्स है वो मैं देखूंगा। इनका कोलैबोरेशन हुआ था। तो इसमें क्या है कि रिलीजियस अफेयर्स प्योरली ईरान की तरह नहीं है। ईरान में क्या है कि खामेनेई जो है वो स्पिरिचुअल लीडर हैं, वो रिलीजियस अफेयर्स भी देखते हैं, वो पॉलिटिकल अफेयर्स भी देखते हैं। और मुस्लिम ब्रदरहुड का भी यही कॉन्सेप्ट है कि उनका जो मुर्शिद होगा वो दो भी देखेगा। मगर सऊदी अरब ने इन्होंने सेपरेट रख दिया है दो चीज़ों को, कि रिलीजियस अफेयर्स एक डिपार्टमेंट है वही देखेंगे, वो इधर मर्ज नहीं करेंगे पॉलिटिकल अफेयर्स में, और जो पॉलिटिक्स है वो अपनी जगह। मोहम्मद बिन सलमान का एक इंटरव्यू आया था जिसमें उनसे पूछा गया था कि आप जो ये म्यूजिक कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं, थिएटर आर्ट वगैरह जो भी आप कर रहे हैं, क्या आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है रिलीजियस अथॉरिटीज़ की तरफ से? तो उन्होंने कहा कि हमारी क्लोज डोर मीटिंग्स होती हैं, बल्कि हम आर्ग्यूमेंट्स पेश करते हैं, वो भी अपने आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, हमारी हेल्दी डिस्कशंस होती हैं, हमारी डिबेट्स होती हैं, और फिर हम एक फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि रिलीजियस अथॉरिटीज़ जो भी बोले वो आंख बंद करके उसको एक्सेप्ट करें, उनके बीच में डिस्कशन होता है। एक स्कॉलर थे जिसका नाम था इसाक अल हुवैनी, इनसे पूछा गया था कि भाई आप सऊदी अथॉरिटीज़ को कुछ बोलते क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि भाई जो बोलते हैं हम जहाँ बोलना है वहाँ बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पब्लिक में ठहर के क्योस और डिसऑर्डर क्रिएट करें, हम जहाँ बोलना है वहाँ बोलेंगे, जो हमारे अंडरस्टैंडिंग है उस हिसाब से हम जाएंगे। तो उनको जो वक्त के हिसाब से देखिए, सऊदी अरब में एक रूल फॉलो होता है, और वो रूल जो है हर मुसलमान को अपने माइंड में रखना चाहिए, कि लेसर इविल वाला कॉन्सेप्ट। लेसर इविल यानी कि आपके पास अगर दो चीज़ें हैं, अगर आप ये करते हैं तो इससे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, अगर आप ये करते हैं तो छोटा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, तो आप लेसर इविल आप ले लीजिए। तो अगर यूथ चूंकि बहुत ज़्यादा है, यूथ का जो अंदर एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है। मैं आपको छोटी सी मिसाल कश्मीर की देता हूँ। मैं जम्मू एंड कश्मीर गया था, G20 का जो Y20 था, अप्रैल 2023 में मैं वहाँ गया था। तो वहाँ की जो यूथ मिनिस्ट्री है, इन लोगों ने काफ़ी इन्वेस्ट किया है कश्मीरी यूथ के ऊपर।
इनको ये लोग आर्ट में खींच रहे हैं, स्पोर्ट्स में खींच रहे हैं। अच्छा, हिजाब में लड़कियां जो है स्पोर्ट्स कर रही हैं, तो उन्होंने कहा भाई भाई आपको हिजाब पहना पहनो भाई, मगर आप स्पोर्ट्स में आओ। तो लड़कियां स्पोर्ट्स में और फिर म्यूजिक आर्ट सब जो है कश्मीर के अंदर चल कर रहा है। रहे हैं। तो क्या होता है, यूथ के अंदर जो एनर्जी है वो एनर्जी कहीं उनको निकालना ज़रूरी है। अगर वो एनर्जी नहीं निकलेगी तो आप वहाँ पे यूथ रेडिकलाइज हो रहे थे। यूथ सबसे ज़्यादा जो ड्रग्स का प्रॉब्लम था वो कश्मीर के अंदर था। तो उसको उन्होंने कैसे टैकल किया, उन्होंने स्पोर्ट्स और आर्ट्स के जरिए इसको टैकल किया। तो ये अरब यूथ का भी सेम प्रॉब्लम है। अगर आप उनको उनकी एनर्जी निकालने के लिए आउटलेट नहीं देंगे तो ऑब्वियसली वो अपना जो फ्रस्ट्रेशन होगा वो कहीं और निकालेंगे। बट तो जहाँ, इसलिए हाँ जहाँ की, जैसे कश्मीर की आपने बात करी तो मैं कर रही हूँ। जैसे उनको फिर भी हम लोगों को वो इंडियंस बुलाते हैं और उनको हम लोगों से नफरत है। उन लोगों को वो हमें, मतलब एज वो हमें काफिर समझते हैं और काफिर से नफरत है। तो क्या, और ये हमको बात पता है, क्योंकि अभी मेरे कोई फ्रेंड्स गए थे वहां पे, तो वो किसी होटल में कहते अरे मैच चलाना, आज इंडिया का मैच है वो करके। तो कहते क्यों चलाना, पाकिस्तान तो हार गया है, तो अब मैच क्यों चलाना। तो ये हमें पता है, हमें इसका इसका जवाब पता है, हम चुप रहते हैं। हम सोचते हैं चलो अब वो ऐसे ही हैं ऐसे वो। तो क्या अरब वर्ल्ड को भी काफिरों से नफरत है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जो कुछ कुछ स्पॉट्स हैं, देखिए आप ये देखिए कि ये सारी लीडरशिप का खेल है। जहाँ जहाँ पर प्रोग्रेसिव और अच्छी लीडरशिप रही है, अरब में एक कॉन्सेप्ट है मैं आपको बताता हूँ। इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है समावत्ता। समावत्ता कहते हैं इसको। यानी कि जो लीडर ने डिसीजन ले लिया है, आप उसको फॉलो करेंगे। हम्म, तो सऊदी, ओमान, बहरीन और यूएई, इजिप्ट, यहाँ पर जो चलता है यही कॉन्सेप्ट चलता है। अलबत्ता जो सूडान है, नाइजीरिया, कीनिया, यमन, इराक, अ, ईरान, यहाँ पर एक अलग कॉन्सेप्ट चलता है। तो यहाँ पर ये है काफिर को लेकर जो एक एटीट्यूड है, ये है काफिर है और ये जो है हिंदू है, या हिंदू को लेकर तो मैंने बहुत नेगेटिव देखा है ख़ास तौर पे। क्योंकि मसला क्या है कि पता नहीं मतलब हिंदू का जो प्रोग्रेस है ये देखा नहीं जाता। हालांकि चाइना जो है, चाइना में भी तो काफिर हैं। चाइना में भी तो काफिर हैं। इनको वो अच्छा, इट मैं तो इज खुला, हिपोक्रेसी बेसिकली ना, मतलब जहां से हिपोक्रेसी, मैं तो खुला पैसों बोलता का था। मामला होता है वहां पे इनको कोई हाँ, प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं तो बोलता था कि अच्छा भैया एक बात बताओ, हिंदू काफिर हैं, ठीक है। मुझसे लोग कहते हैं कि भाई तुम ये काफिरों के साथ बहुत बैठते हो जाके। तो मैंने कहा कि अच्छा चलो, हिंदू काफिर है ना, ठीक है, चाइना वाले क्या है, वो कौन सा मोमिन है। हाँ। वो भी तो काफिर है। तो एटलीस्ट जो है ना, हिंदू अमेरिका भी अच्छा तो काफिर काफिर तो है, है। क्रिश्चियंस भी तो हाँ काफिर हैं। हाँ, तो और मैंने कहा मरे कि भाई मरे चलो जा रहे हैं ठीक है। यूरोप और अमेरिका जाने के लिए। हाँ, मैंने कहा कि आपके हिसाब से हिंदू काफिर और चाइना भी काफिर है, तो हिंदू एटलीस्ट जो है वो वेजिटेरियन है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या खाता है, चिकन खाता है, अंडा खाता है, मटन खाता है। चाइना वाले तो कुछ भी खाते हैं, बंदर कुछ भी वंदर खा सब जाते खाते हैं। हैं। बंदर खाते हैं, कुत्ता खाते हैं, सांप खाते हैं, बिच्छू खाते हैं। आप ग्रास कंपेयर करो ऑपर्स, कि हाँ। हाँ, कौन बेटर है। तो मसला क्या है ना, नहीं, पर चाइना हिंदू के के साथ साथ इनका अच्छा बिजनेस करने रिलेशन को है। तैयार है, अगर पैसा बन रहा है तो वो अलतकिया कर करके वो अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। जहां अलतक हम तो एक हैं। हिंदू जैसे ब्यूटी सैलून जाओ ना, इतनी प्यारी प्यारी बातें करते हैं वो जो बाबर्स होते हैं। ऐसे लगता है बस अभी शहद तो बस गिरने ही वाला है। पर हमें पता है जब वहां से निकल जाते हैं तो तब उस टाइम पता टिप भी मिलेगी, हिंदू के ही पार्लर में काम कर रहे हैं। और ये कर कर इतनी, और तो मेरे को आके लोग बताते हैं नो, मेरा जो जो मेरे लिए वो जो बाल काटता है ना मेरे, वो तो कहता है मैं इन चीजों में मानता ही नहीं हूँ। मैंने कहा आपने उससे पूछा शरिया में मानते हो? कहती नहीं, ये पूछने की क्या जरूरत है। मैं कहा एक बार पूछ लो शरिया में मानते हो तो आपको पता चल जाएगा वो आपके बारे में क्या सोचता है। तो इसलिए व्हाट आई फील इज कि हर चीज, एवरीथिंग वेदर इट इज मिडिल ईस्ट और इट्स अमेरिका और इंडिया और एनी पाकिस्तान बांग्ला, इट्स ऑल अबाउट मनी। इट्स ऑल अबाउट हाँ मनी। हाँ, 100%, 100%, पूरा का पूरा पैसे का खेल है, सबका सब। अच्छा मुझे, मैं आपको बताऊं, जब मैं जेल में बोलता था ना लोगों को, जो क्रिमिनल, इंटरनेशनल क्रिमिनल्स मेरे साथ थे, मैं बोलता था कि मैं अमेरिका होके आया हूँ, अमेरिका में रह के। अच्छा, तालिबान के भी लोग हमारे साथ थे, वजीरिस्तान, पेशावर, तालिबान के लोग भी थे। बड़े आप तो जब मैं इंटरनेशनल बोलता था मैं, इंटीग्रेशन करके आ रहे हैं। हाँ, तो मैं जब बोला था कि मैं अमेरिका जाके आया हूँ, तो बैठ के पूछते थे अच्छा कैसा है अमेरिका, अगर जाना हो तो कैसे जाना है, वीज़ा कैसे लगवाना है, कितने पैसे दिखाने पड़ेंगे बैंक अकाउंट में, क्या करना पड़ेगा, क्या डिग्री होनी चाहिए।
तो मैं उनको बोलता था कि भाई एक बात बताओ, हमको सबसे ज़्यादा खुशी किस बात पे होती है कि अमेरिका पे कोई आफत आती है तो हमको बड़ी खुशी होती है कि भाई चलो अमेरिका को मज़ा, मतलब मज़ा चका रहा है कोई। मगर उससे ज़्यादा खुशी हमको कब होती है, जब हमको वीज़ा लगता है अमेरिका का। तो इतनी डबल स्टैंडर्ड्स हैं, इतने डबल नाइस स्टैंडर्ड्स हैं, और नाइस। मैं इन्हीं डबल स्टैंडर्ड्स को जब मैं लिखता हूँ या बोलता हूँ तो लोगों को गुस्सा भी बहुत आता है। कहते हैं कि तू मुनाफिक है, तू ये है, तू आरएसएस का एजेंट है, तू इसराइल का एजेंट है, पता नहीं क्या क्या संगी बोलते हैं लोग। संगी, हाँ। सांगी बोलते हैं। अच्छा, ज़हाक, मेरा ना ये इसमें टाइम खत्म हो रहा है, तो आई विल सेंड यू अ लिंक अगेन एंड देन विल जॉइन अगेन एंड देन आई विल आस्क यू फॉर ओके। मोर क्वेश्चन। सो आई एम एंडिंग ओके। इट हियर, हाँ, इट विल टेक मी 2-3 minutes. ओके। Okay.